20 दिन बाद सिद्रा की शादी होने वाली थी, इसलिए सिद्रा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी। जिस घर में शादी होती है वहाँ 1-2 महीने पहले ही नहीं बल्कि 6 महीने पहले से ही शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। और अगर शादी बेटी की हो तो एक एक तिनके के बराबर का सामान भी लेकर रखना पड़ता है। ऐसा ही तिनका तिनका सामान लाने के लिए सिद्रा अपनी माँ के साथ अब तक कई बार मार्केट के चक्कर लगा चुकी थी। 2 महीने से सिद्रा और उसकी माँ शादी का सामान जमा कर रहे थे। अब तो वो दोनों ही मार्केट के चक्कर काट काट कर थक चुकी थी, लेकिन शायद आज सिद्रा कुछ ज्यादा ही थक गई थी, क्योंकि आज धूप बहुत ही ज्यादा थी। ऐसी कड़ी धूप में सिद्रा शॉपिंग के लिए निकल तो गई थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सिद्रा का सर दर्द से फटा जा रहा था और उससे चक्कर भी आने लगे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। जब सिद्रा की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ने लगी तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। सिद्रा की माँ को भी ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से सिद्रा को चक्कर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है शादी की ज्यादा भाग दौड़ की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने सिद्रा का चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी लिख कर दिए थे, लेकिन अगले दिन जब सिद्रा के हाथ में अपनी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। सिद्रा को ऐसा लगा कि जरूर डॉक्टर से कोई गलती हो गई है। सिद्रा की माँ का तो ऐसा हाल हो गया था कि वो हैरत से आंखें फाड़ कर कभी डॉक्टर की तरफ देखती तो कभी अपनी बेटी सिद्रा की तरफ देखती। सिद्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी जमीन में धंस जाएगी, क्योंकि बिना कुछ किए ही वो अपनी माँ की नजरों में कसूरवार साबित हो चुकी थी। इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त करते हुए सिद्रा बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंची थी। सिद्रा की माँ भी पूरा रास्ता चुप ही रही और उन्होंने रास्ते में सिद्रा से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे तो सिद्रा की माँ रोने लगी और कहने लगी, ये क्या कर दिया तूने सिद्रा, और ये किसका गुनाह है। बेचारी सिद्रा अपनी माँ को क्या जवाब देती, जबकि वो खुद ही इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सिद्रा शक करती भी तो किस पर करती, क्योंकि उसके घर पर तो उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं रहता था। सिद्रा अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक सिद्रा पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। सिद्रा के कहने पर डॉक्टर ने उसकी 3-4 बार रिपोर्ट्स निकाली, लेकिन हर रिपोर्ट में ये साफ लिखा था कि सिद्रा प्रेग्नेंट है। और रिपोर्ट्स आने के बाद तो सिद्रा इस बात को झुठला भी नहीं सकती थी कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि सिद्रा के साथ ये सब किसने किया था और कब किया था, और अगर सिद्रा के साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ भी था तो फिर इस बात की सिद्रा को खबर कैसे नहीं हुई थी। सिद्रा की माँ सिद्रा को कोस रही थी। तब वो रोते हुए कहने लगी, आपकी कसम माँ, मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे साथ ये सब कब और कैसे हो गया। लेकिन सिद्रा की माँ ने उस पर यकीन नहीं किया और कहने लगी, सिद्रा इतना सफेद झूठ भी मत बोलो, और ये तुम किससे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो कि बिना तुम्हारी जानकारी के हो जाए और तुम्हें इसके बारे में पता भी ना चले। सिद्रा अपनी माँ को भरोसा दिलाते दिलाते थक गई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और बस खामोश हो गई। अगले दिन सिद्रा की माँ सिद्रा को एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गई जो उन्हीं की जान पहचान की थी। उस डॉक्टर को भरोसे में लेकर सिद्रा की माँ कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, अगर आप मेरी बेटी का अबॉर्शन कर दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ गरीब पर। तब उस डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में देर कर दी है, अब तो 3 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैंने आपकी बेटी का पूरा चेकअप किया है। अगर इस वक्त अबॉर्शन किया गया तो सिद्रा की जान को भी खतरा हो सकता है। अब तो सिद्रा के पास उस बच्चे को जन्म देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, और ऊपर से सिद्रा की शादी भी नजदीक आ रही थी। सिद्रा जानती थी कि अगर उसके होने वाले शोहर को इस बात का पता चल गया तो वो उसे पूरी दुनिया में बदनाम करके रख देगा। सिद्रा को अब इस मसले का एक ही हल नजर आ रहा था कि वो दुनिया भर में उससे पहले कि उसकी बदनामी हो वो खुद ही इस शादी से इनकार कर दे। सिद्रा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। तब सिद्रा की माँ ने उसे कहा, बेटा, अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं इस शादी में, हम तेरे ससुराल वालों को इनकार की क्या वजह बताएंगे। अचानक यूं शादी से इनकार करना ठीक नहीं होगा। तब सिद्रा ने कहा, माँ, शादी के बाद तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी, उसके बाद वो लोग मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दें, इससे तो अच्छा है कि मैं ये शादी ही ना करूं। तब उसकी माँ ने कहा, लेकिन हम लोगों से कहेंगे क्या, हमारे पास इनकार करने की कोई ठोस वजह भी तो नहीं है। सिद्रा को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि सिद्रा के साथ जिसने भी ये घिनौना काम किया था फिलहाल तो वो सिद्रा की नजरों से छुपा हुआ था। वो दुनिया भर में बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो अपना सामान बांधकर दूसरे शहर रहने चली गई, जहां उसे और उसकी माँ को कोई भी नहीं जानता था। पहले तो सिद्रा की माँ ने बहुत मना किया कि वो अपना घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन आखिर में उन्हें सिद्रा की जीत के आगे झुकना ही पड़ा और सिद्रा अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर चली गई। सिद्रा ने इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा किया हुआ था, इस वजह से उसे दूसरे शहर जाते ही एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। जिस लड़के से सिद्रा की शादी होने वाली थी वो उसकी पहली वाली कंपनी में उसके साथ ही काम करता था। पहली नजर में ही एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी और फिर बात शादी तक पहुंच गई थी। सिद्रा के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए जब सिद्रा ने रोहान के बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्हें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि रोहान एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा नौजवान था, उसकी जॉब भी अच्छी थी।
जिससे वो अच्छा खासा कमा लेता था। रोहान के खानदान में सिर्फ उसके माँ बाप ही थे और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सिद्रा और रोहान एक ही कंपनी में काम करते थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसलिए सिद्रा की माँ ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इस तरह सिद्रा और रोहान का रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन तय होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन फिर पता नहीं सिद्रा के साथ ऐसा क्या हो गया कि किसी आदमी ने उसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम कर दिया और सिद्रा को इस बात का पता तक नहीं चला। सिद्रा की जिंदगी ने उसके साथ ऐसा भयानक मजाक किया था जिसने उसकी रातों की नींदें हराम करके रख दी थी। सिद्रा पिछली अपनी जिंदगी को सोच सोच कर पागल हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जिसकी वजह से वो किसी पर शक कर पाती। जिस रात को सिद्रा और उसकी माँ अपना घर छोड़कर निकली थी, उसके दूसरे दिन ही रोहान ने कई बार सिद्रा को कॉल की थी। शायद रोहान सिद्रा के घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन सिद्रा उसे क्या बताती, क्योंकि सिद्रा जानती थी सच्चाई जानने के बाद रोहान उससे कभी शादी नहीं करेगा। इसलिए सिद्रा ने अपना फोन नंबर ही बदल दिया और पुरानी सिम को तोड़कर फेंक दिया था। सिद्रा का दिल खून के आंसू रो रहा था क्योंकि उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। एक पल के लिए तो सोचा कि वो रोहान को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वो खामोश हो गई थी क्योंकि एक बार रोहान ने सिद्रा से यूं ही बातों बातों में कह दिया था, सिद्रा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिद्रा बेवफा तो नहीं थी, लेकिन न जाने कैसे उसके दामन पर इतना बड़ा दाग लग गया था। दूसरे शहर आकर सिद्रा ने लोगों को यही बताया था कि वो शादीशुदा है और उसका शोहर दुबई रहता है। ये झूठ बोलने के अलावा सिद्रा के पास और कोई चारा भी नहीं था। सिद्रा को खुद को ही ये सोचकर अजीब लग रहा था कि वो खुद नहीं जानती कि उसके साथ ये सब किसने किया। अब तो दिन ब दिन सिद्रा की तबीयत खराब रहने लगी थी क्योंकि उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। सिद्रा कई घंटों तक दुआएं मांगती रहती और कहती, अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। सिद्रा की तबीयत बिगड़ने की एक वजह यह भी थी कि अब उसकी माँ उसके साथ ठीक से बात तक नहीं करती थी। सिद्रा उनकी इकलौती औलाद थी और उनके जीने का वाहिद सहारा थी। जब सिद्रा 3 साल की थी तब उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे और तब से ही उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। सिद्रा शक्लो सूरत से बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती थी। काली चमकदार आंखें, लंबे सुनहरे बाल, गोरा गोरा रंग, देखने वाले सिद्रा से अपनी नजरें हटाना भूल ही जाते थे। सिद्रा की माँ कई बार सिद्रा को समझाती थी, जमाना बहुत खराब है सिद्रा, ऊपर से तेरी ये खूबसूरती, थोड़ा संभल कर रहा कर मेरी बच्ची। लेकिन सिद्रा अपनी माँ की बातों को हंसकर टाल दिया करती थी और कहती थी, माँ आपकी बेटी कोई कमजोर लड़की नहीं है कि कोई भी आकर आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल सके, और अगर फिर भी किसी ने ऐसा करने की गलती कर भी दी तो मैं उसकी आंखें निकालकर उसके हाथ में रख दूंगी। लेकिन सिद्रा को कहाँ पता था कि इसी बात पर उसे खून के आंसू रोना पड़ेगा। कोई सिद्रा की इज्जत खराब कर गया था और उसे पता भी नहीं था कि वो कौन था। और फिर वो वक्त भी आ गया जब सिद्रा को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। सिद्रा ये नहीं जानती थी उसके बच्चे का बाप कौन है या वो किसके बच्चे को जन्म देने वाली है। सिद्रा इस दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही थी ये तो सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि एक औरत कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती जिसके पैदा होने से पहले ही वो उससे नफरत करती हो। सिद्रा भी अपने बच्चे से नफरत करने लगी थी जिसने सिद्रा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो उस बच्चे के पैदा होते ही उसे दारुल अमान में छोड़ आएगी। पूरा एक दिन दर्द सहने के बाद सिद्रा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखते ही सिद्रा के होश उड़ गए थे। अपने बेटे के हाथ पर वो काला निशान देखकर तो सिद्रा के सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि सिद्रा के बच्चे की शक्ल तो। ये उन दिनों की बात है जब सिद्रा अपनी ऑफिस टीम के साथ काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गई थी। सिद्रा की कंपनी को वहां के एक नए होटल के इंटीरियर का बहुत बड़ा काम मिला था, इसलिए कंपनी ने अपनी बेस्ट टीम को एक काम सौंपा हुआ था और सिद्रा भी उस बेस्ट टीम का एक हिस्सा थी। रोहान भी उस बेस्ट टीम का एक हिस्सा था, लेकिन वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से अपनी टीम का साथ नहीं दे पाया था। सिद्रा के बॉस ने पहले से ही पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़े होटल में कमरे बुक कर लिए थे। जिस दिन सिद्रा और उसकी टीम इस्लामाबाद पहुंची थी उस दिन हर तरफ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से रास्ते बंद हो चुके थे और कई दिनों तक सिद्रा और उसकी टीम को होटल में ही कैद होकर रहना पड़ा था। लेकिन एक दिन जब बर्फबारी बहुत ही ज्यादा हो रही थी, उस दिन इस्लामाबाद आने वाले लोगों की गाड़ियां बहुत ही खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थी और कई सारी गाड़ियां तो रास्ते में बर्फ फिसलने की वजह से वहीं पर फंस गई थी और कुछ लोगों ने तो वहीं गाड़ियों में दबे दबे ही ठंड की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। जहां उस हादसे ने मुल्क के हर शख्स के दिल को दहिला दिया था, तो वहीं वहां के होटल के मालिकों ने अपने होटल के कमरों के नाम डबल कर दिए थे। उन दिनों वहां इस्लामाबाद में ठंड इतनी ज्यादा थी कि हीटर भी काम नहीं कर रहे थे और ठंड के मारे लोग डबल रजाई में भी कांप रहे थे। उन दिनों होटल में ग्राहकों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कमरा पाने के लिए लोग लाखों रुपए देने को भी तैयार थे। कई लोगों ने तो इंसानियत और हमदर्दी के नाते लोगों को अपने ही कमरों में रहने दे दिया था, लेकिन सिद्रा नहीं जानती थी कि वहां उसके साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा। एक रात सिद्रा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर हुई दस्तक की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। ठंड के मारे सिद्रा अपनी रजाई से निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सिद्रा ने अपने सामने होटल के एक नौकर को खड़ा पाया।
वो नौकर सिद्रा से कहने लगा, एक बाप अपनी बेटी को लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है और उसकी बेटी बहुत बीमार है। इस वक्त इस होटल का कोई भी कमरा खाली नहीं है। अगर आप एक रात के लिए उन्हें अपने कमरे में सहारा दे देंगी तो आपका उन बाप बेटी पर बहुत बड़ा एहसान होगा। पहले कुछ देर के लिए तो सिद्रा सोच में पड़ गई कि वो क्या करे और क्या ना करे, लेकिन फिर इंसानियत के नाते सिद्रा ने उन बाप बेटी को अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी थी। कुछ देर बाद तकरीबन 30 साल का आदमी अपनी 6 साल की बच्ची को गोद में लिए सिद्रा के सामने खड़ा था। वो आदमी उस वक्त बहुत ही परेशान लग रहा था, लेकिन सिद्रा पर नजर पड़ते ही वो आदमी सिद्रा को देखता ही रह गया था। कमरे में आते ही उस आदमी ने अपनी बेटी को तो वहीं बेड पर बिठा दिया और उस पर एक रजाई डाल दी। वो बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी और उस आदमी ने खुद भी एक मोटी जैकेट पहन रखी थी। अपनी बच्ची को बेड पर ले जाकर वो आदमी सिद्रा को एहसानमंद नजरों से देखने लगा और कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर आप मुझ पर ये एहसान ना करती तो सर्दी के मारे मेरी बच्ची का ना जाने क्या हाल होता। सिद्रा ने कहा, इसमें एहसान किस बात का, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है। तब वो आदमी कहने लगा, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रख लेना, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर वो आदमी सिद्रा के कमरे से बाहर चला गया और सिद्रा ने उसकी बेटी को कंबल में अच्छी तरह लपेट लिया और खुद भी जाकर अपने बेड पर लेट गई। वो बच्ची नींद में बुरी तरह से कांप रही थी। तब सिद्रा जाकर उसके बगल में लेट गई और उस 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी आगोश में ले लिया। कुछ देर में ही उस बच्ची की कपकपाहट खत्म हो गई थी और अब वो बच्ची गहरी नींद में सो चुकी थी। पूरी रात बर्फबारी चलती रही और सुबह भी यही सिलसिला जारी था। सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि नलकों में पानी भी जम गया था। उस बच्ची की नींद खुलते ही वो अपने पास सिद्रा को देखकर घबराने लगी और कहने लगी, मुझे अपने पापा के पास जाना है। लेकिन सिद्रा को तो पता ही नहीं था कि उस वक्त उसके पापा कहाँ थे। सिद्रा तो उस आदमी का नंबर तक लेना भूल गई थी कि उसे फोन करके बुला लेती। सिद्रा ने उस बच्ची को बहुत समझाया कि आपके पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो बच्ची तो रोने लग गई। सिद्रा ने कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ नजरें घुमाई कि शायद उस बच्ची के पापा कहीं नजर आ जाएं, लेकिन होटल तो बिल्कुल खाली पड़ा था। सिद्रा ने बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को चुप करवाया और फिर एक नौकर से कहकर नाश्ता मंगवाया। जैसे तैसे करके सिद्रा ने उस बच्ची को खाना खिलाया, लेकिन उस बच्ची के पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उस बच्ची के पापा का कुछ अता पता नहीं था। सिद्रा ने जब उस होटल के मैनेजर से उस बच्ची के पापा के बारे में पूछा तो वो मैनेजर कहने लगा कि रात भर तो वो शख्स ही रिसेप्शन में रखे सोफे पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब सिद्रा को फिक्र होने लगी थी कि कैसे वो उस बच्ची को चुप करवा पाएगी, क्योंकि वो बच्ची तो लगातार अपने पापा के लिए रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से सिद्रा ने उस बच्ची को दोपहर का खाना खिलाया और फिर उसके साथ बातें करने लगी थी। शाम के वक्त जब उस बच्ची के पापा होटल लौटे तब सिद्रा का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। अपने पापा को देखकर उस बच्ची की जान में जान आ गई और वो दौड़कर अपने पापा के गले लग गई थी। सिद्रा ने अपने दिन भर का गुस्सा निकालते हुए उस आदमी से कहा, आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ आपकी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और आप हैं कि होटल से गायब भी हो गए थे। सिद्रा की बात सुनकर वो आदमी शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर कहने लगा, जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे पता चला कि रात की तेज बर्फबारी की वजह से बहुत सारी गाड़ियां बर्फ के नीचे दब चुकी हैं और रेस्क्यू टीम को यहाँ के लोगों से मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं भी वहाँ चला गया था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन कई लोग हमारी मदद से बच भी गए हैं। ये सुनकर सिद्रा अपने किए गुस्से पर शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी कि ये आदमी तो एक अच्छे काम के लिए गया था, ये लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था और मैं बेकार में ही उस पर इतना बरस पड़ी। उस आदमी ने सिद्रा से कहा, आज रात भी ऐसे ही तूफान की इत्तला की गई है, लेकिन हो सकता है कल शाम तक शायद कोई हल निकल आए। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, लेकिन जैसे ही रास्ते साफ होते हैं मैं अपनी बेटी को लेकर ही वापस चला जाऊंगा। सिद्रा ने कहा, अरे इसमें तकलीफ कैसी, ऐसे मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा भला, और आपने जो काम किया है उसके सामने मेरी ये मदद कुछ भी नहीं है। सिद्रा की बातें सुनकर उस आदमी के दिल को कुछ तसल्ली मिली और फिर उसने वो पूरी शाम सिद्रा के कमरे में ही गुजारी थी। किसी तरह से वक्त तो गुजारना था ही, इसलिए सिद्रा और वो आदमी एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे थे। तभी बातों बातों में उस आदमी ने सिद्रा को बताया कि उसका नाम आजम है और वो अपनी बेटी के साथ मुल्तान अकेला ही रहता है। आजम की बेटी के जन्म के वक्त ही उसकी बीवी वफात पा चुकी थी और उसने आज तक अपनी बेटी को उसकी माँ की तस्वीर भी नहीं दिखाई है। आजम की बीवी की वफात के बाद रिश्तेदारों ने आजम को दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन आजम दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि आजम को ये डर था कि कहीं उसकी दूसरी बीवी उसकी बेटी के साथ सौतेला सलूक करेगी तो उसकी बेटी की जिंदगी अजाब बन जाएगी। आजम ने यह भी बताया कि वो अपनी नौकरी के चलते अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस बार कंपनी ने उसकी छुट्टियां मंजूर कर ली हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को घुमाने के लिए इस्लामाबाद ले आया था।
लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से आजम की गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस गई थी। सर्दी के मारे उसकी बेटी बेहोश हो गई थी और बड़ी मुश्किल से आजम अपनी बेटी को गोद में लिए पैदल चलकर इस होटल तक पहुंचा था। बातों बातों में कब शाम ढल गई, आजम और सिद्रा को पता ही नहीं चला और अंधेरा होते ही आजम सिद्रा के कमरे से बाहर निकल गया। तूफानी बर्फबारी की वजह से फोन के नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे कि तभी सिद्रा ने अपने फोन में देखा तो रोहान के कुछ मैसेज और उसकी माँ की मिस कॉल दिखाई दी थी। रोहान मैसेज में सिद्रा का हाल चाल पूछ रहा था और सिद्रा के लिए बहुत परेशान भी था क्योंकि रोहान को भी इस्लामाबाद के हालात के बारे में पता चल चुका था। रोहान ने अपनी मैसेज में ये भी लिखा था कि सिद्रा की माँ उसके लिए बहुत परेशान है, तो अगर नेटवर्क मिलता है तो एक बार सिद्रा अपनी माँ से बात जरूर कर ले। रोहान के मैसेज पढ़कर सिद्रा भी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि फोन के नेटवर्क ना मिलने की वजह से उसकी अपनी माँ से फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। आजम की बेटी को सुलाने के बाद सिद्रा ने अपने कमरे की खिड़की से पर्दा हटाया ताकि शायद फोन में नेटवर्क आ जाए तो सिद्रा अपनी माँ को फोन करके अपना हाल चाल बता सके, लेकिन उस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। सिद्रा ने हल्की सी बाहर नजर डाली तो होटल से कुछ दूरी पर लोग अपने फोन पर बात कर रहे थे। सिद्रा ने सोचा हो सकता है वहां पर नेटवर्क मिल रहा हो तो वो भी वहां जाकर अपनी माँ से थोड़ी सी बात कर ले और अपना हाल चाल भी बता दे ताकि उसकी माँ के दिल को सुकून मिल जाए और वो रात को थोड़ा चैन से सो पाए। यही सब सोचते हुए सिद्रा ने अपनी गर्म शाल उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, लेकिन फिर भी होटल में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि सर्दी की वजह से सब अपने अपने कमरों में घुसे हुए थे। सिद्रा जब होटल से बाहर निकल रही थी तब उसने देखा कि कई लोग तो रिसेप्शन एरिया में ही अपने बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे, जिसमें उस बच्ची के पापा भी शामिल थे। सिद्रा ने कोने में लेटे हुए आजम पर एक नजर डाली और फिर होटल से बाहर निकल गई। सिद्रा को तो बस कुछ भी करके एक बार अपनी माँ से बात करनी थी ताकि वो पुरसुकून हो जाए। सिद्रा से तो पहले से ही ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी और यहाँ तो उसे मोटे मोटे कपड़ों में भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। होटल के बाहर कदम रखते ही हर तरफ बर्फ थी। सिद्रा ने अपना मोबाइल ऑन किया लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं मिल रहा था, लेकिन शायद 1 मील की दूरी पर अभी भी कुछ लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, इसलिए सिद्रा भी उसी तरफ जाने लगी। सिद्रा उस तरफ जाते हुए बार बार अपना मोबाइल भी देख रही थी कि अगर कहीं नेटवर्क मिल जाए तो वो वहीं रुककर अपनी माँ से 2 बातें कर ले और फिर जल्दी ही अपने होटल में लौट जाए क्योंकि वो मुश्किल से ही बर्फ पर चल पा रही थी। पूरा आधा घंटा चलने के बाद सिद्रा उस जगह पहुंची थी जहां थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा था। सिद्रा ने जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाया तो उसकी माँ ने सिद्रा के लिए अपनी फिक्र जताते हुए कहा, तू कैसी है बेटा और इस वक्त तू कहाँ से बात कर रही है। सिद्रा ने अपनी माँ को जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना ही कहा, माँ मैं ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें, यहाँ नेटवर्क ना मिलने की वजह से मैं आपको फोन नहीं कर पाई थी। सिद्रा अपनी माँ से बात कर रही थी तभी बर्फबारी और भी ज्यादा तेज हो गई। सिद्रा को ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के गोले उसके सर पर गिरने लगे हैं, इसलिए सिद्रा ने अपनी माँ से कहा, चलो ठीक है माँ अब मैं फोन रखती हूँ क्योंकि यहाँ बर्फबारी बढ़ने लगी है और अब मुझे होटल वापस जाना होगा। सिद्रा ने जल्दी से फोन कट किया और तेज तेज कदमों से चलती हुई होटल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बर्फबारी की वजह से सिद्रा के हाथ पैर कांपने लगे थे और पैरों में ठंड लगने की वजह से सिद्रा से चला भी नहीं जा रहा था। सिद्रा के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, अब तो वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। वो जल्द से जल्द अपने कमरे तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक ही एक जगह सिद्रा के पैर बर्फ में जाकर फंस गए थे। सिद्रा ने अपने आप को उस बर्फ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्रा के पैर निकल ही नहीं रहे थे और फिर ज्यादा ठंड लगने की वजह से सिद्रा वहीं मुंह के बल पड़ी रही और बर्फबारी की तेजी भी बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गिरती हुई बर्फ हर चीज को अपने आप में समेट रही थी और उसी बर्फ में सिद्रा भी फंसती जा रही थी। ठंड की वजह से सिद्रा के हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। सिद्रा उस बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ और पैरों में जान ही नहीं बची है। अब तो सिद्रा से ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकाम हो गई। बर्फबारी तेज होते ही आसपास खड़े होकर फोन पर बात कर रहे सभी लोग अपने अपने होटल पर वापस जाने लगे थे। अब तो सिद्रा को आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, सिर्फ सिद्रा ही अकेली वहां बर्फ में फंसी हुई थी। अब सिद्रा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सिद्रा बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसका पूरा जिस्म आग की तरह जल रहा था। सिद्रा के पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था और दर्द के मारे वो तड़प रही थी। सिद्रा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने होटल के कमरे में पाया था। वो उस बच्ची के पास ही बैठी थी और वो सिद्रा के हाथों को सुहला रही थी। उस बच्ची का बाप आजम भी सामने सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। सिद्रा ने उठने की कोशिश की तो वो बच्ची अपने पापा को पुकारने लगी और कहने लगी, पापा पापा देखो आंटी उठ गई। अपनी बेटी की बात सुनकर आजम एकदम से चौंक उठा था, शायद वो किसी गहरी सोच में गुम था। आजम सोफे से उठकर सिद्रा के पास गया और उसकी खैरियत पूछने लगा और कहने लगा कि मैंने आपको होटल से बाहर जाते हुए देख लिया था और मुझे ऐसा लगा कि आप किसी काम से बाहर गई हैं, लेकिन बहुत देर तक जब आप वापस नहीं आई तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी थी।
इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा और थोड़ी ही दूरी पर आप मुझे बर्फ पर बेहोश नजर आई थी। आप अपने होश में नहीं थी, इसलिए मैं आपको उठाकर आपके कमरे में ले आया था। इतना कहकर आजम खामोश हो गया, लेकिन सिद्रा ने उसका शुक्रिया अदा किया कि आजम ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन सिद्रा को ये नहीं पता था कि उस दौरान आजम सिद्रा के साथ क्या कुछ कर चुका था, क्योंकि उस दिन सिद्रा को होश पूरे 3-4 घंटे बाद आया था। अपने गुजरे हुए पलों से बाहर निकलने के बाद सिद्रा अस्पताल में बैठी अपने बच्चे को देख रही थी। उस बच्चे के नैन नक्श बिल्कुल उस बच्ची और उस बच्ची के बाप आजम जैसे थे। ये बच्चा आजम का ही है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये था कि उस बच्चे के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही काला निशान था जो उस बच्ची के हाथ पर था और आजम के हाथ पर भी था। इन सब का यही मतलब था कि वो शख्स ही था जिसने सिद्रा के साथ उस रात ये घिनौना काम किया था जब वो बेहोश हो गई थी। लेकिन उस वक्त सिद्रा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। सिद्रा को यह देखकर एक बार भी कोई शक नहीं हुआ कि उस रात के बाद आजम सिद्रा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शायद इसीलिए वो सिद्रा से बार बार अपनी गलती की माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था। सिद्रा तो यही समझ रही थी कि आजम ने उसे बचाने के लिए बिना उसकी इजाजत के उसे छुआ था, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद अगले दिन शाम तक सारे रास्ते खोल दिए गए थे और आजम भी अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था। सिद्रा का काम खत्म होते ही वो भी कुछ दिनों बाद वापस लौट आई थी, क्योंकि बर्फबारी का तूफान रुकने से उनका काम करना आसान हो गया था। सिद्रा के घर वापस लौटते ही रोहान के घर वालों ने शादी जल्दी करवाने की रट लगा ली थी। उससे वापस आने के बाद शादी की तैयारियों में 3 महीने कैसे गुजर गए थे सिद्रा को तो इसका पता ही नहीं चला। लेकिन अब अपनी गोद में अपने बच्चे को देखकर सिद्रा को अब सब याद आ गया था। सिद्रा अपने बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कैसा एहसान फरामोश था वो इंसान। सिद्रा ने उसे रहने के लिए अपना कमरा दिया, उसकी बच्ची की देखभाल की और उसने सिद्रा की बेहोशी का इस तरह से गलत फायदा उठाया था। सिद्रा सोच रही थी कि इससे तो अच्छा होता कि वो मुझे मर जाने देता, क्योंकि जो जिंदगी अब सिद्रा जी रही थी वो तो उसके लिए मौत से भी बदतर थी। अस्पताल से घर वापस आकर सिद्रा ने अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी थी। सिद्रा ने अब अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था और डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही सिद्रा ने अपने बच्चे को अपनी माँ को सौंप दिया और खुद फिर से नौकरी करने लगी थी। सिद्रा अपने बच्चे को दारुल अमान में नहीं छोड़ पाई, क्योंकि सिद्रा को समझ आ गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसमें उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं था। और कुछ भी कह लो, आखिर सिद्रा भी एक माँ थी जिसने 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में पाला था, इसलिए वो अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं कर पाई और उसे दिल से अपना लिया। लेकिन घर चलाने के लिए और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए सिद्रा का जॉब करना बहुत जरूरी था। इसलिए अपने जिगर के टुकड़े को अपनी माँ के हवाले करके सिद्रा जॉब करने के लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन सिद्रा को ये नहीं पता था किस्मत एक बार फिर से उसे आजम के सामने लाकर खड़ा कर देगी। एक दिन जब सिद्रा जॉब से घर वापस लौटी तो सामने उसने आजम को अपनी माँ के साथ बैठे देखा। आजम को अपनी आंखों के सामने देखकर सिद्रा दंग रह गई थी और आजम की बेटी भी उसके साथ ही थी। आजम ने अपनी हालत ऐसी बना ली थी, उसकी दाढ़ी मूंछ काफी बढ़ गई थी और वो खुद भी कुछ बिखरी सी हालत में था। सिद्रा को देखते ही आजम खड़ा हो गया और किसी मुजरिम की तरह नजरें झुकाए हुए था। सिद्रा ने आजम की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा, लेकिन उससे पहले कि सिद्रा आजम को कुछ कहती, आजम की बेटी सिद्रा के पास जाकर उससे लिपट गई और कहने लगी, मामा आप फिर से कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया था। मैंने और पापा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप ना जाने कहाँ खो गई थी। अब दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना मामा? सिद्रा ने उस बच्ची को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस बच्ची के मामा कहने पर सिद्रा हैरत और गुस्से से आंखें फाड़कर आजम की तरफ देखने लगी थी। तब सिद्रा की माँ उसके पास आई और कहने लगी, सिद्रा बेटा, आजम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो कब से तुम्हारी तलाश में ही भटक रहा था और तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुमसे शादी भी करना चाहता है। ये सुनकर सिद्रा नफरत भरी नजरों से आजम की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी और तुम्हें अब जाकर एहसास हो रहा है अपनी गलती का? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, निकल जाओ मेरे घर से। जब सिद्रा आजम से ये सब कह रही थी तो सिद्रा की आंखों से आंसू बहकर उसके नन्हे से बच्चे के पैरों पर गिर रहे थे। सिद्रा अपनी मन की भड़ास निकालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तब सिद्रा की माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया और कहा, सिद्रा बेटा, एक बार आजम की बात तो सुन ले। तब सिद्रा ने कहा, माँ अब क्या सुनना बाकी बचा है? इस इंसान ने उस वक्त भी मुझे धोखा देने के लिए अपनी बेटी का सहारा लिया था और आज भी ये अपनी बेटी के सहारे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। तभी तो उसकी बच्ची अचानक मुझे मामा कहने लगी है। ये सब इसी इंसान का सिखाया हुआ है। तब आजम ने सिद्रा से कहा, नहीं सिद्रा जी, आप मुझे और मेरी बेटी को गलत समझ रही हैं। तब सिद्रा ने कहा, मेरे साथ गलत करने वाला इंसान आज मुझे सही और गलत का सबक पढ़ा रहा है। तब आजम की बेटी सिद्रा के पास आई और कहने लगी, मामा आप पापा पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। तब सिद्रा आजम की बेटी को अपने से दूर करने गई तो आजम की बेटी के हाथ से एक तस्वीर फिसलकर जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर सिद्रा के पैरों तले से जमीन घिसक गई। सिद्रा ने ही उस तस्वीर को जमीन से उठाया
और बड़ी हैरत से कभी तस्वीर की तरफ देखती तो कभी आजम की तरफ देख रही थी। तब आजम ने कहा, इतना हैरान मत हो सिद्रा जी, ये तस्वीर आपकी नहीं है, ये तस्वीर मेरी बीवी की है, मेरी निशा की है। मेरी और निशा की लव मैरिज हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी और मैं तो अपनी निशा के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन निशा ने उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया जब मैं चाह कर भी उसके साथ मर नहीं सकता था, और उसकी वजह थी मेरी ये बेटी, जिसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए निशा मुझसे वादा लेकर गई थी कि मैं हमारी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा और उसकी आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूँ सिद्रा जी कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जिस रात मैं आपको बेहोशी की हालत में कमरे में लेकर आया था, उस रात आपका पूरा जिस्म ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। उस वक्त आपकी जिंदगी बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वरना आप अपनी जान गंवा देती और मैं आपको अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। और दूसरी वजह आपका ये चेहरा जो मेरी कमजोरी बन गया था। आपकी शक्ल हूबहू निशा जैसी है। मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी जिंदगी, मेरी निशा को दम तोड़ते हुए देखा था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने वाले को अपनी आंखों के सामने मरते देख सकूं। मैं हर हाल में आपको बचाना चाहता था और अगर मेरे पास आपकी जान बचाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं ये गुनाह कभी नहीं करता। सिद्रा जी, जो कदम मैंने उठाया था वो कोई मेरी मर्जी नहीं थी। पहले मैंने आपको होश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। बहुत देर तक आपके हाथों को अपने हाथों से मलता रहा, आपके जिस्म में गर्मी लाने की कोशिश की। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलत इरादा नहीं था और फिर वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह जब आपको होश आया तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे नजरें मिला सकता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी हिम्मत के बाद भी मैं आपको उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। लेकिन मेरे घर लौटने के बाद भी इस अफराद ने मुझे चैन से जीने ही नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से होटल से आपके घर का पता मिला था। लेकिन जब मैं आपके घर पहुंचा तो पता चला कि अब आप वहां पर नहीं रहती हैं और मुझे ये भी पता चला कि आप अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही वो शहर छोड़कर निकल गई थी। आपके इस तरह अचानक शहर छोड़ने वाली बात ने मेरे दिल में एक और डर पैदा कर दिया था कि उस रात की वजह से आपकी जिंदगी में जरूर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है जिस वजह से आपको शहर छोड़ना पड़ा। इसलिए मैंने आपकी तलाश जारी रखी और फिर एक दिन मैंने आपको अपने एक दोस्त के ऑफिस में देख लिया। मैंने अपने दोस्त के ऑफिस से आपका एड्रेस लिया और जब मैं यहाँ पहुंचा तो आपकी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैं जानता हूँ कि मैं आपका मुजरिम हूँ, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी आपसे कहा उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मैं गलत था तो बेशक आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा। ये कहकर उस वक्त आजम की आंखों में आंसू थे और आजम जाकर सिद्रा के पैरों में बैठ गया और कहने लगा, मेरी वजह से आपको ना जाने कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी जिंदगी की गुजरी हुई तकलीफों को बदल तो नहीं सकता, लेकिन ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपकी आने वाली इस जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दें। मैं आपसे शादी करके उम्र भर मेरे उस जुर्म की भरपाई करना चाहता हूँ। ये कहते हुए आजम सिद्रा के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा था और वो फूट फूट कर रो रहा था। आजम की बातें सुनकर सिद्रा की आंखें भी नम हो गई और उसने आजम के जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और उसे माफ कर दिया और फिर बहुत ही सादगी से आजम और सिद्रा की शादी हो गई और सिद्रा दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी के बाद आजम ने सिद्रा को इतना प्यार दिया कि वो अपनी गुजरी जिंदगी के सारे गम और सारी तकलीफें भूल गई थी। तो वही सिद्रा की मोहब्बत ने आजम के दिल में निशा और सिद्रा दोनों को प्यार को जिंदा रखा था। आजम और सिद्रा दोनों की एक प्यारी सी फैमिली थी जिसमें एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा है और सिद्रा के चेहरे में निशा की यादें भी जुड़ी हुई हैं। भला अब इस फैमिली को और क्या चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही सबक मिलता है कि हम चाहे लाख कोशिश कर लें इस दुनिया में जोड़े बनाने की, लेकिन आखिर में जोड़ा बनता वही है जो अल्लाह ने बना कर रखा है। इसलिए तो कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। आज सिद्रा और आजम की जोड़ी को देखकर मुझे एक ही लाइन याद आ रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। मिलते हैं कल की एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।